नमस्ते दोस्तों। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां आपकी इलेक्ट्रिक कार, आपका स्मार्टफोन और यहां तक कि आपके घर की विंड टरबाइन भी किसी एक ही देश पर निर्भर हो। जी हां, बात हो रही है चाइना की और उस रेयर अर्थ मोनोपोली की जिसने आज दुनिया की भू राजनीति का नक्शा बदल दिया है। चाइना ने सिर्फ अपनी रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई चेन कम की और पूरी दुनिया में मच गया हड़कंप। तो अब सवाल ये है, आखिर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं? देखिए, रेयर अर्थ मैग्नेट्स दरअसल स्थायी चुंबक होते हैं जिन्हें दुर्लभ धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। नाम भले ही रेयर अर्थ हो, पर ये धातुएं पृथ्वी में मिलती जरूर हैं। बस दिक्कत यह है कि इन्हें उच्च सांद्रता में खोजना और निकालना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, रेयर अर्थ मैग्नेट्स मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बटे हैं। नियोडिमियम आयन बोरॉन, इन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली मैग्नेट्स कहा जाता है। सोचिए, छोटे से आकार में भी इनमें असीम शक्ति होती है। ये मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का दिल कहे जाते हैं। लेकिन इनकी एक कमजोरी भी है, ये नमी और तापमान से हार मान जाते हैं। इनमें आयन होता है, इसलिए इन्हें सुरक्षा के लिए कोटिंग की जरूरत पड़ती है। समैरियम कोबाल्ट, ये नियोडिमियम आयन बोरॉन से थोड़े कम शक्तिशाली होते हैं, लेकिन इनकी स्थिरता और गर्मी सहने की क्षमता लाजवाब होती है। ये थोड़े महंगे और नाजुक जरूर होते हैं, पर गर्मी और जंग से लड़ने में ये अद्वितीय हैं। यही वजह है कि समैरियम कोबाल्ट जैसे मैग्नेट्स का इस्तेमाल रक्षा, एरोस्पेस और उन कठिन परिस्थितियों में होता है जहां सामान्य चुंबक काम नहीं कर सकते। इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स की माइनिंग से लेकर इन्हें बनाने तक की प्रक्रिया सुनने में आसान लगती है, लेकिन यह बेहद जटिल और क्रिटिकल होती है। पहला चरण, सफर की शुरुआत। ये मैग्नेट धरती की गहराई से अपना सफर शुरू करते हैं, जहां से खनिज निकाले जाते हैं। दूसरा चरण, मिश्र धातु बनाना। इन खनिजों से धातुओं को निकालकर फिर उन्हें गलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है। तीसरा चरण, पाउडर और अलाइनमेंट। ध्यान दीजिए, इन्हें बारीक पाउडर में बदला जाता है और ये पाउडर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच दबाया जाता है ताकि हर क्रिस्टल एक ही दिशा में व्यवस्थित हो सके। चौथा चरण, सिंटरिंग और टेम्परिंग, यानी गर्मी और ठंडक का खेल। यही है असली ट्रिक। इससे ये ठोस और मजबूत मैग्नेट में बदल जाते हैं। और अंतिम चरण, मशीनिंग, कोटिंग और मैग्नेटाइजेशन। और बस तैयार हो जाते हैं ये छोटे मगर चमत्कारिक मैग्नेट्स। आज ये मैग्नेट्स कहां-कहां इस्तेमाल होते हैं, जानते हैं आप? पहला, ऑटोमोबाइल्स। इलेक्ट्रिक मोटर्स को शक्ति देने में इन मैग्नेट्स का कोई मुकाबला नहीं। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स। सोचिए, हार्ड ड्राइव्स, मोबाइल, स्पीकर्स सब इन पर निर्भर हैं। तीसरा, चिकित्सा। एमआरआई स्कैनर, सुनने की मशीनें, इनके बिना संभव ही नहीं। चौथा, नवीकरणीय ऊर्जा, यानी ग्रीन एनर्जी की रीढ़। और आखिर में अंतरिक्ष और रक्षा। राडार, सैटेलाइट, सेंसर्स, हर जगह इनकी शक्ति काम कर रही है। यानी ये छोटे मैग्नेट्स दुनिया को चला रहे हैं। लेकिन चुंबकता का ये सिद्धांत आया कहां से? रेयर अर्थ मैग्नेट की कहानी प्राचीन लोडस्टोन की खोज से शुरू होती है। लोडस्टोन यानी मैग्नेटाइट का एक टुकड़ा जो स्वाभाविक रूप से चुंबकित होता है। ये खनिज इंसान द्वारा बनाए या चुंबकित नहीं किए जाते, बल्कि प्राकृतिक रूप से आकाशीय बिजली के कारण चुंबकित हो जाते हैं। चुंबकत्व का गुण सबसे पहले इन्हीं पत्थरों से खोजा गया। 600 ईसा पूर्व कहानियां बताती हैं कि एक यूनानी लड़के के सैंडल में लगा कील एक विशेष पत्थर में चिपक गया था। इसी पत्थर को लोडस्टोन कहा गया। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व चीनी साहित्य में भी लोडस्टोन का जिक्र मिलता है, क्योंकि चीन में पहले कंपस लोडस्टोन से ही बने थे। 1175 ईस्वी अंग्रेज भिक्षु अलेक्जेंडर नेकैम ने आधुनिक कंपस की अवधारणा लिखी। 1600 ईस्वी डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने बताया कि पृथ्वी स्वयं एक बड़ा चुंबक है। वहीं 1740 ईस्वी गोविंद नाइट ने वैज्ञानिकों को कृत्रिम चुंबक बेचना शुरू किया। 1820 ईस्वी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिड ने विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध खोजा। 1831 ईस्वी माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। 1883 ईस्वी निकोला टेस्ला ने घूमते चुंबकीय क्षेत्र की खोज की, जो एसी का आधार है। 1917 से 1930 कोबाल्ट, एल निको और सिरामिक चुंबक विकसित हुए। 1960 अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल जे स्टेरनेट ने दुर्लभ पृथ्वी चुंबक बनाए।
1970 के दशक के अंत में कोबाल्ट की कीमतें अचानक बढ़ गईं और वैज्ञानिकों ने खोज शुरू की ऐसे दुर्लभ पृथ्वी चुंबक की जो कोबाल्ट पर निर्भर ना हो। 1984 में जनरल मोटर्स और सुमिटोमो स्पेशल मेटल्स ने लगभग एक ही समय पर किया NdFeB यौगिक का आविष्कार। नियोडीमियम, लोहा और बोरॉन का ये मिश्रण सभी दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों में सबसे अधिक ऊर्जा घनत्व रखता है। इन गुणों ने इन्हें जल्द ही वैश्विक स्टैंडर्ड बना दिया। आज बात करें रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पादन की तो चाइना पहले नंबर पर आता है। आखिर चाइना ने ऐसा क्या किया कि आज वो इसका किंग बना हुआ है? देखिए, कोई भी घटना एक दिन में नहीं घटित होती है। ठीक उसी तरह चाइना का प्रभुत्व कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये दीर्घकालिक सोच और राज्य नियोजित योजना का परिणाम है। इसकी जड़ें 1980 के दशक के अंत में मिलती हैं, जब चीनी नेता डेंग जियाओपिंग ने मशहूर पंक्ति कही थी कि मध्य पूर्व में तेल है तो चीन के पास दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं। आगामी 2 दशकों में चीन ने उत्पादन और प्रसंस्करण क्षमता को आक्रामक रूप से बढ़ाया। 1990 से चीन ने REs को रणनीतिक संपदा घोषित कर दिया। उन्होंने विदेशी निवेश पर नियंत्रण किया, पर्यावरण मानकों में ढील दी और विशाल सरकारी सब्सिडी दी। इससे वैश्विक बाजार में दाम गिरे और उनके कंपटीटर्स बाहर हो गए। माइनिंग से लेकर परिष्करण और मैग्नेट निर्माण तक हर स्टेज पर निवेश और क्षमता विस्तार किया गया। नतीजा क्या हुआ? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार 2023 तक चीन ने वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी खनन का 61% और परिष्करण क्षमता का 92% नियंत्रण कर लिया था। इसका मतलब है कच्चे माल से लेकर रिफाइंड मैग्नेट तक सब पर उसका कंट्रोल है। बाकी देशों के पास रिजर्व्स तो हैं, जैसे चीन के पास 44 मीट्रिक टन, वियतनाम के पास 22 मीट्रिक टन, ब्राजील के पास 22 मीट्रिक टन, USA के पास 13 मीट्रिक टन और इंडिया के पास 6.9 मीट्रिक टन। लेकिन प्रसंस्करण संयंत्र बहुत कम देशों के पास हैं और सबसे ज्यादा एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी ईस्ट एशिया में है। US जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार 2019 से 2022 के बीच अमेरिका के दुर्लभ पृथ्वी आयात का 70% चीन से आया था। क्योंकि जब पश्चिमी देश लागतों और नियमों पर बहस कर रहे थे, चीन ने बढ़ते हुए इलेक्ट्रिफाइड और डिजिटाइज विश्व की मांग को पूरा करने के लिए अपना उत्पादन बढ़ा दिया। लेकिन इस प्रभुता की कीमत भी चाइना को चुकानी पड़ी है। चीन की यह प्रभुता भारी पर्यावरणीय और मानवीय कीमत पर हासिल हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी खनन से होने वाले प्रदूषण ने कृषि भूमि को बंजर बना दिया और जल स्रोत पीने योग्य नहीं रहे। जियांगसी प्रांत के लिंगबेजेन गांव में लोग खुली लीकिंग पोखरों और अपशिष्ट जल के तालाबों के पास रहते हैं और वहां कैंसर दरें असामान्य रूप से उच्च हैं। लेकिन क्या चाइना ने इस शक्ति का दुरुपयोग किया है? जी हां, चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई चेन में रणनीतिक कटौती और निर्यात नियंत्रण 2024-25 में मुख्यतः अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर के जवाब में लगाया। लेकिन क्या यह पहली बार था? नहीं। 2010 में जापान के साथ एक क्षेत्रीय विवाद के दौरान चीन ने जापान के लिए दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात को रोककर अपनी प्रभुता दिखाई थी। इससे जापान के ऑटो उद्योग में बड़ा हड़कंप पैदा हो गया था। हालांकि ये प्रतिबंध केवल 2 महीने चला था, लेकिन इसने वैश्विक स्तर पर कीमतों में उछाल ला दिया और दुनिया की एकल आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता को उजागर किया। ये घटना जापान के लिए एक मोड़ साबित हुई, जिसने उसे आपूर्ति श्रृंखलाएं विविध करने और चीनी खनिजों पर निर्भरता कम करने के लिए प्रेरित किया। और ये पाठ आज पहले से ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर में भी यही देखा गया। दिसंबर 2024, गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमोनी का अमेरिका को निर्यात बैन। ये अमेरिकी सेमीकंडक्टर तकनीक पर प्रतिबंधों का जवाब था। 4 अप्रैल 2025, 7 रेयर अर्थ तत्वों समेरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, ल्यूटेशियम, स्कैंडियम और याट्रियम पर निर्यात लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। ये ट्रंप के चीनी उत्पादों पर टैरिफ वृद्धि का प्रतीकार था। अब बात करते हैं कि भारत पर इसका क्या असर हुआ। चाइना ने 35 से ज्यादा भारतीय आयातकों को रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति बंद कर दी। इसकी वजह से बजाज ऑटो सहित कई वाहन निर्माताओं को अपना उत्पादन कम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारत अपनी 90% रेयर अर्थ आवश्यकता चीन से आयात करता है।
पिछले वित्त वर्ष में भारत ने चीन से 540 टन मैग्नेट आयात किए थे। चाइना इस रेयर अर्थ मैग्नेट के बल पर भू राजनीतिक बातचीत का हथियार बना रहा है। ट्रेड वॉर में बेहतर बातचीत की स्थिति हासिल करना, जैसा कि डेंग जियापिंग ने कहा था कि चीन के पास तेल की तरह रेयर अर्थ है। वैश्विक सप्लाई चेन में चौक पॉइंट्स बनाकर अपना रणनीतिक लाभ बरकरार रखना। कृत्रिम कमी पैदा करके कीमतें बढ़ाना, जैसे समैरियम की कीमत 60 गुना बढ़ गई, और प्रतिस्पर्धी देशों को वैकल्पिक सप्लाई चेन विकसित करने से रोकना। भारत के संदर्भ में इसके भी कई गहरे निहितार्थ हैं। एलएसी तनाव और सीमा विवाद को लेकर 2020 के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में खराबी, क्वाड और अमेरिकी साझेदारी, जो भारत का अमेरिका के साथ बढ़ता रक्षा सहयोग है, भारत को चीनी निर्भरता का एहसास दिलाना, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को धीमा करना, मेक इन इंडिया जैसी पहलों में बाधा डालना। लेकिन वहीं भारत के पास तीसरी सबसे बड़ी रेयर अर्थ रिजर्व होने के बावजूद उसे चीनी आपूर्ति पर निर्भर रखना। लेकिन हाल ही में थोड़ी राहत मिली है। अगस्त 2025 में एक डिप्लोमैटिक ब्रेक थ्रू हुआ, जहां वांगी जयशंकर वार्ता से चीन ने 3 मुख्य वस्तुओं फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मैग्नेट और टनल बोरिंग मशीन की आपूर्ति बहाली का आश्वासन दिया और शिपमेंट शुरू हो गई। इस सब का वैश्विक प्रभाव और चीन को खुद क्या नुकसान हुआ है? तत्काल आर्थिक नुकसान, ऑटो इंडस्ट्री जैसे फोर्ड, जीएम और जर्मन कार निर्माता का उत्पादन बंद हो गया। खुद चीनी मैग्नेट कंपनियों का निर्यात 75% गिर गया, जिससे उन्हें 18 से 50% राजस्व का नुकसान हुआ। कीमतों में कई गुणा वृद्धि हुई, जैसे समैरियम 60 गुणा महंगा हो गया। चीन के खुद के नुकसान, घरेलू मैग्नेट कंपनियों का राजस्व गिरा और इन्वेंट्री पाइलअप, साथ ही वेयरहाउसिंग की समस्याएं बढ़ीं। अब बात करते हैं चीन की दीर्घकालिक रणनीति की समस्याओं की। पहला, वैकल्पिक सप्लाई चेन का विकास। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में नई खनन और प्रोसेसिंग सुविधाएं तेजी से विकसित हो रही हैं। रिसाइकलिंग और डीप सी माइनिंग में भी निवेश तेज हो रहा है। दूसरा, तकनीकी अवरोधन की सीमाएं। रेयर अर्थ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन तकनीक मूलतः पश्चिमी आविष्कार है। चीन का एकाधिकार डंपिंग से बना है, तकनीकी श्रेष्ठता से नहीं। तीसरा, WTO और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। 2014 में WTO ने चीन के रेयर अर्थ प्रतिबंधों को गैरकानूनी घोषित किया था। अब चीन राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जांच जारी है। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? चीन की रेयर अर्थ कटौती एक सुनियोजित भू राजनीतिक हथियार है। इसका मुख्य उद्देश्य, पहला, अमेरिकी तकनीकी प्रतिबंधों का प्रतिकार और ट्रेड वॉर में बेहतर स्थिति। दूसरा, वैश्विक तकनीकी निर्भरता बनाए रखना और प्रतिस्पर्धियों को कमजोर करना। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आर्थिक वर्चस्व कायम रखना। अब भारत के लिए संदेश साफ है, यह केवल व्यापारिक विवाद नहीं, बल्कि रणनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई है। हाल की राहत अस्थायी है। भारत को अपनी घरेलू रेयर अर्थ प्रोसेसिंग क्षमता तुरंत विकसित करनी चाहिए और वैश्विक स्तर पर चीन का ये रेयर अर्थ वेपनाइजेशन दिखाता है कि वो किसी भी रणनीतिक संसाधन को राजनीतिक हथियार बनाने को तैयार है। सोचिए, क्या आप ऐसी दुनिया में रहना चाहेंगे जहां आपकी जरूरतें किसी एक देश की हां या ना पर निर्भर हों? यही है रेयर अर्थ की कहानी। जुड़े रहिए, जल्द मिलेंगे एक और ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ।